स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। साल 1598 की बात है। हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप में एक नाव किनारे की ओर बढ़ रही थी। नाव से उतरकर कुछ लोग नया खोजने के लिए जमीन की ओर बढ़े। यहां उन्हें कुछ नया नजर आया। यह एक विशाल पक्षी था। इसकी ऊंचाई थी लगभग 1 मीटर। उन्होंने इस पक्षी को नाम दिया डोडो। साल दर साल लोगों का नावों से यहां आना जारी रहा और कुछ वर्षों बाद इस द्वीप की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। लोगों ने यहां डोडो की देखभाल शुरू की और उसके अंडे भी लोग खाने लगे। इसके बाद 1 सदी से भी कम वक्त में डोडो पक्षी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। दुनिया का आखिरी डोडो साल 1688 में देखा गया। तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि डोडो पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। इसके बाद 150 साल और लगे, तब जाकर कहीं यह घोषणा हुई कि डोडो का अब इस धरती पर अस्तित्व ही नहीं बचा। पहले के मुकाबले अब हम अधिक बेहतर तरीके से यह जानने समझने लगे हैं कि धरती से किसी जीव जंतु का अस्तित्व किस तरह से मिट जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी ऐसा दिन भी आ सकता है जब इस धरती से इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाए? क्या कोई महामारी या क्लाइमेट चेंज या फिर इंसान के हाथों विकसित हुई कोई अत्याधुनिक तकनीक मानव जाति के समूल विनाश की वजह बन सकती है? आप कह सकते हैं कि मानव जाति बहुत स्मार्ट है। ऐसे में भला क्यों मानव का वही हाल होगा जो डोडो पक्षी का हुआ? तो इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस सदी के खत्म होते होते इंसान का अस्तित्व ही मिट जाए? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ विशेषज्ञों से बात करनी होगी। पार्ट 1, पृथ्वी पर जीवन। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं साइमन बिएट। साइमन ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने इस बारे में काफी शोध किया है कि किन हालातों में पृथ्वी पर जीवन खत्म हो सकता है। I think it's really interesting to understand what it takes to support the human species on Earth. All the resources that we're extracting. मुझे लगता है ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ऐसा क्या है इस धरती पर जिससे जीवन को बल मिलता है। हम इंसान इस धरती पर मौजूद तमाम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हम प्रकृति पर निर्भर हैं। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, मानव जाति के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? वैसे अस्तित्व खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी। सभ्यताएं पहले भी तो नष्ट होती रही हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसे दौर आते रहे हैं जब मनुष्य पर अस्तित्व का संकट मंडराया। साइमन बिएट इस चर्चा का एक दूसरा पहलू बताते हैं। The historical record suggests that about once every 1,000 years an event occurs that wipes out about a third. ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ये संकेत मिलता है कि हर 1000 साल में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से लगभग 1/3 मानव आबादी नष्ट हो गई। प्लेग की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 76,000 साल पहले तो ऐसा भी हो चुका है कि 90% मानव जाति ही खत्म हो गई थी। जेनेटिक एविडेंस ये बताते हैं कि धरती पर एक समय ऐसा भी आया था जब कुल मिलाकर करीब 10,000 लोग ही पृथ्वी पर बचे थे। अतीत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मानव जाति इस धरती पर पूरी तरह से खत्म हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर बम, ये कुछ ऐसे खतरे हैं जिनकी लिस्ट साइमन और उनकी टीम ने तैयार की है। 1940 के दशक में जब 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे को तबाह करने पर उतारू थे, तब दुनिया की बड़ी आबादी पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। खतरे के ये बादल आज भी मंडरा रहे हैं। पार्ट 2, न्यूक्लियर वॉर।
The biggest risk in terms of the worst सबसे case बड़ा scenario खतरा, would be सबसे खराब तस्वीर वो होगी जब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर होगी। हमारे दूसरे विशेषज्ञ सैफ बाम न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। न्यूक्लियर वॉर उनकी रिसर्च का मुख्य विषय है। US and Russia still have around 90% of पूरी all of the दुनिया के world's लगभग nuclear 90% न्यूक्लियर आर्म्स अमेरिका और रूस के पास हैं। ये कोल्ड वॉर की विरासत है। दोनों के बीच यदि न्यूक्लियर वॉर हुई तो इसके बहुत व्यापक असर होंगे। सैफ का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर से मानव जाति के फौरन नष्ट होने की आशंका कम है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से कई शहर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो सकते हैं। इससे बाकी दुनिया के लिए सप्लाई चेन और इकोनॉमी बुरी तरह से गड़बड़ा सकती है। डिजास्टर की शुरुआत यहीं से होगी। A second is the environmental डिजास्टर का दूसरा चेहरा पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शक्ल में सामने आएगा। ऐसी समस्याएं पूरी दुनिया के पर्यावरण में दिखाई देंगी। न्यूक्लियर बम के धमाकों से पर्यावरण में धूल के विशाल गुबार बनेंगे और इनका ठिकाना होगा बादलों से भी ऊपर। And when they're up that high, they don't get washed out in the rain. They stay up. बादलों से ऊपर होने की वजह से धूल के ये विशाल गुबार बारिश से भी नहीं धुलेंगे। हो सकता है कि वायुमंडल में उनकी मौजूदगी दशकों तक बनी रहे। इसकी वजह से सूरज से आने वाली रोशनी भी रुक सकती है। सूरज की रोशनी के बिना फसलें नहीं होंगी। किसी देश पर हमले के लिए न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल साल 1945 के बाद से आज तक नहीं हुआ। तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम बरसाए थे। उसके बाद भले ही न्यूक्लियर बम से हमला न हुआ हो, लेकिन इसका खतरा लगातार मंडराता रहा। साल 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट सामने आया। उसके बाद हाल के वर्षों में कोरियाई प्रायद्वीप और यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम हमले का खतरा लगातार बना रहा। इन मामलों में यह देखा गया कि संबंधित देश के नेता न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल पर विचार करते रहे। There are some ways that you could get to a nuclear war without न्यूक्लियर really वॉर intending बिना किसी योजना के भी शुरू हो सकती है। एक गलत अलार्म बजने भर से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। एक गलत अलार्म न्यूक्लियर अटैक का मैसेज दे सकता है। साल 1995 में अमेरिका ने नॉर्दर्न लाइट्स की स्टडी के लिए एक रॉकेट एटमॉस्फेयर में छोड़ा, लेकिन रूस ने इसे कुछ और ही समझा। And the story is that they thought it could be an incoming attack and they alerted कहानी President ये है कि रूस ने इसे संभावित अटैक समझा। राष्ट्रपति येल्त्सिन को फौरन अलर्ट किया गया। किस्मत की बात रही कि उस रात राष्ट्रपति येल्त्सिन कम नशे में थे और उन्होंने कहा, नहीं, ये कोई अटैक नहीं है और इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वॉर की नौबत आने पर क्या आशंकाएं और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है। वजह यह है कि ऐसे कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ सैफ बाम का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर मानव जाति के लिए खतरा तो है, लेकिन उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए यह खतरा कितना गंभीर हो सकता है, इस बारे में अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। पार्ट 3 खतरनाक सिरफिरे। So I grew up in a fairly religious community and there was quite an emphasis on मैं एक ऐसे धार्मिक समुदाय में पला बढ़ा हूँ जहाँ ये माना जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस मान्यता में मानव जाति के भविष्य के बीज छिपे हुए हैं। ये हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं फिल टॉयस, जो ये मानते हैं कि ईश्वर की इस धरती पर वापसी होगी और वो समय भी आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। It's only recently that we sort of understood that ये बात हमें बहुत पहले समझ में नहीं आई कि धरती पर जो नेचुरल लाइफ है और जो लाइफ हम इंसानों ने बनाई है वो काफी खतरे में है। हम और हमारी धरती बहुत महफूज हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा।
वैज्ञानिक हमारी धरती को जितना अधिक समझते जा रहे हैं, उतना ही अधिक उन्हें यह बात भी समझ में आ रही है कि खतरा कितना बड़ा है। उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि खतरा किसी और से नहीं, बल्कि हम इंसानों ने ही पैदा किया है। फिल टॉयस जापान की वो घटना याद दिलाते हैं जब राजधानी टोक्यो में साल 1995 में एक सबवे में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। सुबह का वक्त था, लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ रहे थे। तभी दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले भूमिगत परिवहन तंत्र में किसी सिरफिरे ने लोगों को मारने के इरादे से जहरीली गैस छोड़ दी। इसके बाद ये विचारधारा सामने आई कि ये धरती मानव जाति के बिना बेहतर है। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने पूरी मानव जाति की हत्या करने की अपनी मंशा जाहिर की। इसका उदाहरण है किशोर उम्र का लड़का एरिक हैरिस। यह घटना अमेरिका की है। एरिक हैरिस ने साल 1999 में कोलोराडो में कोलंबाइन हाई स्कूल में लोगों को मारने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाईं। एरिक ने अपनी डायरी में लिखा कि वो इस धरती से मानव जाति को खत्म कर देना चाहता है। लगभग 7 अरब की आबादी वाली हमारी पृथ्वी पर ऐसे कितने लोग होंगे जो बस एक बटन दबाकर सारी मानव जाति को नष्ट कर देना चाहेंगे? हमारे तीसरे विशेषज्ञ फिल टॉयस इसका जवाब देते हैं। It's hard to say, but it is worth perhaps noting that according to some estimates there are maybe ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ सिरफिरे हो सकते हैं। इनमें सभी लोग हिंसक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों की संख्या काफी अधिक होगी जिन्हें मौका मिलेगा तो वो सब कुछ तबाह कर देना चाहेंगे। आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी और अधिक विकसित होगी, तब पहले से कहीं अधिक लोग टेक्निकली स्ट्रांग होंगे और तब ऐसे लोगों की तादाद भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके मानव जाति को नष्ट करना चाहेंगे। पार्ट 4 जनसंख्या विस्फोट। हमारी चौथी और आखिरी विशेषज्ञ हैं केविन कूलमैन, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पॉपुलेशन साइंस पढ़ाती हैं। केविन का मानना है कि आज मानव जाति को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी और संसाधनों की जरूरत है। Climate change is not a coincidence. Resource depletion is not a coincidence. बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज महज संयोग नहीं है। बढ़ती आबादी के साथ साथ रिसोर्सेज का कम होते जाना सिर्फ संयोग नहीं है। प्रदूषण बढ़ रहा है और ये सभी हम पर अपना असर दिखा रहे हैं। केविन कूलमैन का मानना है कि दुनिया की आबादी का बढ़ता ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ कहता है। We could not currently feed the current population on this planet without हम दुनिया की मौजूदा आबादी का ही पेट नहीं भर पा रहे हैं। दुनिया भर में लोगों का पेट भरने के लिए पेट्रोलियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स के लिए पेट्रोलियम बहुत जरूरी है। बम्पर पैदावार के लिए नाइट्रोजन वाला खाद जरूरी है। इसलिए खाने के टेबल तक खाना पहुंचता रहे, इसके लिए पेट्रोलियम जरूरी है। बढ़ती आबादी के बुरे असर दुनिया में पहले से ही नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बढ़ती आबादी की वजह से ये नौबत भी आ सकती है कि मानव जाति ही लुप्त हो जाए? केविन कूलमैन का मानना है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। तमाम जानकार ये मानते हैं कि धरती पर जीवन में किसी तरह का बदलाव यदि आएगा तो इसके लिए मानव और मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार होंगी। इसमें क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, टेररिस्ट अटैक, बढ़ती आबादी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वजहें शामिल हैं। मानव जाति के लुप्त होने का खतरा तो है, लेकिन ये खतरा कितना बड़ा और कितना गंभीर है, इस बारे में जानकारों की राय अलग अलग है। यदि 21वीं सदी हमारी आखिरी सदी नहीं है तो हमें इन खतरों को अब शायद अधिक गंभीरता से लेना होगा।